सो टुडेज टॉपिक इज़ कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि फॉस्फोरस किस टाइप से और कौन कौन से कंपाउंड्स बनाता है, और बेसिकली एनसीईआरटी के थ्रू हमारे सिलेबस में कौन कौन से कंपाउंड्स डाले गए हैं। तो अगर मैं सबसे पहले कंपाउंड की बात करता हूँ तो सबसे पहला कंपाउंड हमारे पास होता है फॉस्फिन। और फॉस्फिन के केमिकल फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ तो केमिकल फॉर्मूला होता है PH3। दिस इज नोन एज फॉस्फिन गैस। ये हमेशा किस फॉर्म में मिलने वाला है? हमको गैस फॉर्म में मिलने वाला है। अब एक सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ से एक अराइज होता है कि फॉस्फोरस कंपाउंड्स क्यों बनाता है? व्हाई फॉस्फोरस मेक द कंपाउंड्स। तो बेसिकली फॉस्फोरस के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। और नाइट्रोजन फैमिली के अंदर ये इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो अपनी टेट्रा एटॉमिक स्टेट पर होने के साथ कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। नाइट्रोजन के अंदर कैटिनेशन नहीं पाया जाता, ये केवल डायटोमिक फॉर्म पर मिलता है ड्यू टू द लोन पेयर, ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। और या ये कह सकते हैं कि रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देने के लिए इसके पास केवल s और p ऑर्बिटल ही प्रेजेंट होते हैं। ये केवल p और p पाई बॉन्डिंग बनाने के लिए ही अवेलेबल रह पाता है, d पाई बॉन्डिंग नहीं बना पाता। जबकि फॉस्फोरस d पाई बॉन्डिंग भी बनाता है और d पाई बॉन्डिंग भी बनाता है। तो ये दो तीन चीज़ें जो फॉस्फोरस को लेकर के हमें याद रखनी है। और इसकी अकरेंस की हमने बात करी थी तो ये सेकेंडली मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। फॉस्फोरस इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पर दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज में यही पाया जाता है। अब जनरल प्रिपरेशन की अगर मैं बात करता हूँ फॉस्फिन को लेकर के कि फॉस्फिन को लेबोरेटरी के अंदर हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड विद वाटर, या फिर हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। अब कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज था, फॉस्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नॉन मेटल है, -3 वैलेंसी के साथ आएगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे, तो फॉर्मूला हो गया Ca3P2। तो ये तो बात हो गई केमिकल फॉर्मूले की कि अगर किसी को डाउट रहता है केमिकल फॉर्मूला बनाने में तो इस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं बाय दी आयनिक चार्ज। अब मुद्दा ये है कि जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो रिएक्शन किस तरीके से होगी। तो ये हमने Ca3P2 को वाटर में डाल देना है HOH। एक चीज़ अब यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, 10th क्लास में पढ़ाई जाती थी एक ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं, या फिर 11th और 12th क्लास में बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई गई है। वहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पढ़े हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम बात करते हैं SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये दो चीज़ें वहाँ पर डिफाइन करवाई जाती हैं। लेकिन हमें यहाँ पर केवल रिएक्टिविटी की नीड है कि 10th क्लास में जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई गई थी तो वहाँ बताया गया था कि कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव इन द मेटालिक सीरीज, यानी कि कैल्शियम एक मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के अंदर कंसीडर होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, फॉस्फोरस जो कि एक नॉन मेटल है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में इनको तो जगह कहीं पर मिली ही नहीं थी। तो ये कैल्शियम तुरंत अपना एक कॉन्जुगेट ढूंढेगा जो कि अभी 2 पॉजिटिव स्टेट पर होगा पानी में पहुंचते ही, और पानी के पास क्या है OH नेगेटिव आयन, दोनों ही एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देंगे और फॉर्मेशन करेंगे CaOH के होल ट्वाइस की। दिस इज नॉन एज स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल नेम क्या है स्लेक्ड लाइम। और अब जो दूसरी चीज़ हमारे पास बची जो अभी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं दी है, फॉस्फोरस एज इट इज़ पड़ा है पानी के अंदर, हाइड्रोजन आयन एज इट इज़ पड़ा है पानी के अंदर, ये कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे फॉस्फिन गैस। अब फॉस्फिन गैस बनी इसका कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये तो एक थ्योरेटिकल पार्ट हो गया कि हाँ ऐसा लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहले हुआ और हमने वही चीज़ लिख करके वही चीज़ बता दी। तो इसको पता लगाने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है कि जिस एपरेटस में ये बेसिकली एक हमने फ्लास्क यूज़ किया जो फ्लैट बॉटम फ्लास्क है, फ्लैट बॉटम फ्लास्क को एक वायर गोज पे रख के हमने गर्म करना है
स्प्रिट लैंप की हेल्प से। इस पूरे के पूरे फ्लास्क को एक स्टैंड की हेल्प से हम क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। उसके बाद इस फ्लास्क के अंदर हमने डाला कैल्शियम फॉस्फाइड और वाटर, और यहाँ हमने एक एक्सटर्नल ट्यूब का यूज़ किया जो इस कंपाउंड के अंदर बनने वाली गैस को सेपरेट करेगा। अब ये जो ट्यूब है बेसिकली इसको पानी से भरे हुए एक बीकर के अंदर डाल दिया, और ये ट्यूब बेसिकली यहाँ से थोड़ी सी बेंड होती है। पानी से भरी हुई एक कलेक्टर जिसको हम ग्राही बॉक्स कहते हैं, कलेक्टिव टैंक कहते हैं, उसके अंदर इसको डिप कराया हुआ है। जैसे ही यहाँ से गैस बाहर निकलेगी तो वो गर्म होगी, टेस्ट ट्यूब से एक्सटर्नल ट्यूब से होती हुई पानी के अंदर जाएगी, तुरंत एक आवाज़ आएगी यहाँ से श करके, यानी कि हिस वाला साउंड आता है। हिस साउंड के साथ वो गैस ठंडी होगी, और जैसे ही वो ठंडे वाले पार्ट के कांटेक्ट में आएगी जो पानी में डिप है, तुरंत यहाँ से गोल छल्ले बनाते हुए उड़ जाएगी। वो छल्ले धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठते हुए बड़े होते जाएंगे, और ये टेंडेंसी, ये जो प्रॉपर्टी है वो केवल फॉस्फीन गैस में पाई जाती है, जिससे आइडेंटिफिकेशन होता है कि हाँ, कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस करने से हमें क्या मिलने वाली है, फॉस्फीन गैस मिलने वाली है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, लेबोरेटरी के अंदर अगर हमें इसे बनाना हो तो हम फॉस्फोरस को अल्कली सॉल्यूशन में डाल सकते हैं। सीधा सीधा फॉस्फोरस को अल्कली सॉल्यूशन में डाल दो और उसको गर्म कर दो। जैसे ही गर्म करोगे, अच्छा गर्म करने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये जो अल्कली सॉल्यूशन है बेसिकली ये एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में होना चाहिए। इनर्ट एटमॉस्फेयर मीन्स आपने एक बीकर लेना है या एक कंटेनर जिसके अंदर ये NaOH भरा हुआ हो, जैसे हमारी केमिकल लेबोरेटरी के अंदर रखे होते हैं, छोटे छोटे जार रखे होते हैं, उनके अंदर अल्कली सॉल्यूशन भरे होते हैं। तो ये मैंने एक जार के अंदर NaOH भरा हुआ है, और इस NaOH पर पहले मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास आउट करूँगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस जार के अंदर जाएगी तो इसके अंदर की जितनी भी एयर होगी वो बाहर आ जाएगी और अंदर के मीडियम को कर देगी इनर्ट। जैसे ही अंदर का मीडियम इनर्ट होगा तो हम उस NaOH को रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराने के लिए लाएंगे विद फॉस्फोरस। और क्योंकि मैं बोल रहा हूँ एल्कली का सॉल्यूशन यूज़ करना है, इसलिए हमने साथ में क्या डाला है, वाटर डाला है। या फिर आप सीधे रिएक्शन में डाल सकते हैं P4 प्लस NaOH और साथ में नीचे लिखेंगे एक्वस। तो अब इसका मतलब ये है कि आप पानी को पहले ही इसके अंदर कंज्यूम करा चुके हैं, लेकिन बैलेंसिंग करते हुए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर को उसी अकॉर्डिंग बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे ही फॉस्फोरस अल्कली सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगा तो हमारी रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें सबसे पहले हम उसको अलग निकाल लेंगे, दैट इज़ फॉस्फीन। PH3 को जैसे ही हम बाहर निकालते हैं तो सोडियम तुरंत किसकी फॉर्मेशन करता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड की फॉर्मेशन करता है। अब अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करूँ फॉस्फोरस की तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। फॉस्फीन के अंदर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3। NaH2PO2 के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो सोडियम का कितना हो गया, +1, हाइड्रोजन का हो गया +2, ऑक्सीजन का हो गया -2। टोटल ये कैंसिल आउट होकर के कितना बचेगा, 1 बचेगा, जो कि =2 में जाने से 2 to the 4 सॉरी, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास -2 और +1, तो यानी -1 और =2 में जैसे हम उसको भेजेंगे तो फिर ये वापस से +1 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट मिली एक +1। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नाइट्रोजन भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है, फॉस्फोरस भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन के केस में हमने नाइट्रोजन सीरीज में देखा था, अभी फॉस्फोरस के कंपाउंड है तो फॉस्फोरस की डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये हो गई। अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में कोई भी एक एलिमेंट मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, लेकिन जैसे ही वो कन्वर्ट हुआ एक जगह -3 दिखाया और दूसरी जगह +1 दिखाया। एक तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी और एक तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट घटी। तो यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। तो जब वो फॉस्फोरस से फॉस्फीन बना दैट इज रिडक्शन, जब वो फॉस्फोरस से सोडियम हाइपोफॉस्फाइट में आया दैट इज ऑक्सीडेशन। और ऐसी रिएक्शन को हम साथ में क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये बेसिक एग्जांपल है जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दी फॉस्फोरस काउंट किया जाता है। ये हो गया हमारे पास दूसरा मेथड। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरे को हम बना सकते हैं, बेसिकली एक कंपाउंड हमारे सामने है जो कि इनफ्लेमेबल, नॉन इनफ्लेमेबल होता है। फॉस्फोरस
को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन करा करके फोस्फोनियम आयोडाइड में। जैसे अमोनियम होता है NH4, उसी तरीके से PH4 होता है फोस्फोनियम। फोस्फोनियम पर होता है पॉजिटिव चार्ज, आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज, दोनों न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को और फॉर्मूला बन जाता है PH4I। अब ये जो फोस्फोनियम आयोडाइड बना है कैसे बना है, पहले आपने P4 की रिएक्शन HI के साथ करा देनी है। HI के साथ जैसे आप रिएक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट होगा PH4I के अंदर। अब ये जो PH4I बनेगा इसकी रिएक्शन हमें करानी है अल्कली के हाइड्रोक्साइड से। बेसिकली यहाँ पे आप NaOH का यूज़ भी कर सकते हैं, KOH का यूज़ भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जा सकता है। बस याद रखना है कि अल्कली हाइड्रोक्साइड होना चाहिए क्योंकि ये पानी में सोल्यूबल होते हैं, डिजोल्व हो सकते हैं। तो पोटेशियम तुरंत अपना कॉन्जुगेट निकालेगा और बाहर हो जाएगा, तो पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ से फॉस्फीन गैस को हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारी नीड है। बचा एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH, ये कंबाइन होकर के बना देंगे वाटर मॉलिक्यूल। देखो इनऑर्गेनिक की सारी रिएक्शंस हमारी रिक्वायरमेंट और हमारी नीड के बेसिस पर चलती हैं। सबसे पहले वो चीज़ निकाल लो जिसकी नीड हमें है या जिसकी प्रिपरेशन हमें करनी है, और तुरंत उसके बाद कॉन्जुगेट ढूंढने शुरू कर दो कि कौन किसका कॉन्जुगेट है। जैसे हम एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के अंदर कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्जुगेट बेस ढूंढते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे कॉन्जुगेटिव जो पार्ट होते हैं उनको ढूंढ करके कंबाइन कर देना है, तो रिएक्शन ईजी हो जाएगी। और रही बैलेंसिंग की बात, तो बैलेंसिंग कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत हार्ड एंड फास्ट वाला कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है वहाँ पे, बहुत सिंपल चीज़ है बैलेंसिंग करना, तो बैलेंसिंग भी हो जाएगी। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली आती है फिजिकल प्रॉपर्टी कि जो फॉस्फोरस है वो नेचर में ब्लैक कलर में भी पाया जाता है, वाइट कलर में भी पाया जाता है, रेड कलर में भी पाया जाता है। बेसिकली वाइट फॉस्फोरस भी होता है, रेड फॉस्फोरस भी होता है और ब्लैक फॉस्फोरस भी होता है। 3 तरीके का फॉस्फोरस हमें मिलता है, लेकिन जो वाइट फॉस्फोरस है वो नेचुरल अकरिंग होता है। जब हम वाइट फॉस्फोरस को अप्रोक्सीमेट 453 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वो रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम रेड फॉस्फोरस को अप्रोक्सीमेट 273 या 278 केल्विन के आसपास हीट करते हैं तो वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर मुझे ब्लैक फॉस्फोरस चाहिए हो तो हमें वाइट को हीट करना पड़ेगा रेड में, देन रेड को हीट करना पड़ेगा ब्लैक में। और जो पॉइजनस, इनमें सबसे ज़्यादा पॉइजनस नेचर पाई जाती है वो ब्लैक फॉस्फोरस की पाई जाती है। ब्लैक फॉस्फोरस को हम पॉइजनस फॉस्फोरस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी फॉस्फीन गैस को लेकर के है। तो फॉस्फीन गैस एक कलरलेस गैस होती है जिसके अंदर से रोटन फिश जैसी स्मेल होती है, बिल्कुल सड़ी हुई मछली जैसी। तो सड़ी हुई मछली अगर किसी ने स्मेल करी हो कभी तो वो समझ पाएगा कि हाँ एग्जैक्टली फॉस्फीन की स्मेल क्या होती है। और ये नेचर में होती है हाईली पॉइजनस क्योंकि इसके अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है। और फॉस्फोरस जो है बेसिकली वो रेड फॉस्फोरस का भी इसके अंदर यूज़ किया जाता है फॉस्फीन की प्रिपरेशन में, तो इसीलिए ये नेचर में पॉइजनस भी होती है। अगर इसके ऊपर हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पास कर दें जैसे HNO3, Cl2 और Br2 या और भी बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जैसे KMnO4 का यूज़ किया जा सकता है, K2Cr2O4 का, K2Cr2O7 का। इसी तरीके से बहुत सारे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स केमिस्ट्री के अंदर काम करते हैं, अगर इस गैस के ऊपर उनको पास किया जाए तो ये एक्सप्लोजन करती है, यानी कि ये एक्सप्लोजिव भी है नेचर में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के कांटेक्ट में आते ही एकदम बर्स्ट होने की नेचर रिप्रेजेंट करती है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पानी में सोल्यूबल होती है। पानी में सोल्यूबल क्यों है? क्योंकि फॉस्फोरस हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है, और जैसे ही हाइड्रोजन रिलीज होगा पानी में जाकर के तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका रीज़न ये भी कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है PH3 का पानी के अंदर वो डिकम्पोज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, गिविंग रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। जैसे आप PH3 को पानी में डालते हैं तो उसके अंदर से रेड फॉस्फोरस बाहर निकल जाता है और हाइड्रोजन गैस पूरी बाहर निकल जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो कॉपर सल्फेट और मरकरी क्लोराइड की रिएक्शन, जो कि मर्क्यूरिक क्लोराइड है, यहाँ पर यह है मर्क्यूरिक क्लोराइड, इन दोनों की रिएक्शन अगर फॉस्फीन से करा दी जाए तो ये रेस्पेक्टिव एसिड को बाहर कर देते हैं। इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये रेस्पेक्टिव एसिड बनाते हैं, और ये कह सकते हैं कि मेटल का क्या बनने वाला है, फॉस्फाइड बनने वाला है। तो यहाँ से जो H है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड,
यहाँ से जो H होगा वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा HCl, और जो मेटल है वो फॉस्फोरस से रिएक्शन करके अपना फॉस्फाइड बनाएगी। तो कॉपर जो है वो क्यूप्रिक वाला यूज हुआ है, मरकरी है वो मर्क्यूरिक वाला यूज हुआ है, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी भी यहाँ पर 2 है और मरकरी की वैलेंसी भी यहाँ पर 2 है। तो ये फॉर्मूला भी उसका रेस्पेक्टिव बनाएंगे Cu3P2। और यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनते हैं बेसिकली एक इनसोल्यूबल पार्ट की तरह बनते हैं। इनकी पीपीटी प्रिपेयर हो जाती है, जिसमें से जो कॉपर फॉस्फाइड है उसका कलर तुमको ब्राउनिश ब्लैक मिलेगा और मरकरी का भी ब्राउनिश ब्लैक ही मिलेगा। और ये ब्राउनिश ब्लैक होने के पीछे का रीज़न है क्योंकि कॉपर अपने आप में जनरली ब्राउनिश कलर का होता है, मरकरी अपने आप में सिल्वर ब्लैक कलर की होती है, और फॉस्फोरस यहाँ पर रेड वाला है। जैसे ही ये कंबाइन होंगे तो दोनों का कलर कैसा बन जाएगा, ब्राउनिश ब्लैक बन जाएगा। एग्जैक्टली ब्लैक होना जरूरी नहीं है, थोड़ी सी ब्राउन की शेड ब्लैक की तरफ अगर जाए, थोड़ी सी डार्क शेड हो जाए तो उसको वहाँ पर हम ब्लैकिश ब्राउन शेड ही कहेंगे। नेक्स्ट वन कि फॉस्फीन जो है वो एक वीकली बेसिक होती है नेचर में। फॉस्फीन एक वीक बेस की तरह यूज़ की जाती है, जैसे अमोनिया एक वीक बेस में कंसीडर होती है, ऐसे ही फॉस्फोनियम कंपाउंड्स विद एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो वो भी अपना एक वीक बेस तैयार करते हैं। तो ये PH3 को जैसे हम HBr से रिएक्शन कराएंगे तो ये PH जो है बेसिकली फॉस्फीन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, H पॉजिटिव से रिएक्शन करते ही फॉस्फोनियम आयन में, तो ये PH4 पॉजिटिव बना देगी और वो PH4 पॉजिटिव Br से रिएक्शन करके फॉस्फोनियम ब्रोमाइड बना देगा। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे यूजेस को लेकर के। बेसिकली फॉस्फीन के यूजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यूज़ की बात करता हूँ तो फॉस्फीन को होम सिग्नल देने के लिए यूज़ किया जाता है। होम सिग्नल क्या चीज़ है अब ये, जब समुद्रों के अंदर या पहाड़ों के बीच में कहीं पर शिप्स फंस जाते थे या फंस जाते हैं आज के टाइम में भी, तो वहाँ पर रेडार काम करना बंद कर देता है। या फिर जो पनडुब्बी नाम सुना हो अगर, जिनको हम मरीन शिप बोल सकते हैं, जो पानी के अंदर चलने वाली जहाज हैं छोटी छोटी, बेसिकली उनके रेडार सिग्नल जब काम करना बंद कर देते हैं या फिर जब वो रेडार से बाहर निकल जाते हैं तो तब हम यूज़ करते हैं इन होम सिग्नल्स का। होम सिग्नल का क्या मतलब हुआ कि जैसे मैंने अभी बताया फॉस्फीन गैस में प्रॉपर्टी होती है छल्ले बनाने की। तो जब हम फॉस्फीन गैस को छल्ले बनाते हुए जहाज़ों से बाहर छोड़ते हैं तो इस टाइप के रिंग बनाते हुए वो ऊपर की तरफ जाते हैं, जिनके बिहाफ पे पता लगाया जाता है कि कोई जहाज़ कहीं पर फंस चुका है, और इन सिग्नल्स को हम होम सिग्नल्स का नाम देते हैं। कंटेनर्स containing calcium carbide and calcium phosphide are pierced and thrown in the sea when the gas evolved, burn and serve as a signal। ये पूरा इसका प्रोसेस है। जिन कंटेनर्स के अंदर ये काम होता है, बेसिकली पानी का कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। अगर वाटर का कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो ये होम सिग्नल्स की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, होम सिग्नल्स नहीं बन पाएंगे। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्मोक स्क्रीन, धुएँ की स्क्रीन बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट्स विद वाटर प्रोड्यूसिंग फॉस्फीन। जब कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन हमने अभी देखी स्टार्टिंग में प्रिपरेशन में, तो उसने फॉस्फीन बनाया, विच बर्न्स इन द एयर टू गिव क्लाउड्स ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये जो फॉस्फीन बनती है इसको एयर में अगर जला दिया जाए तो ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बना देती है, दैट इज P2O5, एंड दैट एक्ट्स एज द स्मोक स्क्रीन। इसको हम धुएं की स्क्रीन का नाम देते हैं। तो बेसिकली ये हुई हमारी फॉस्फीन, जो फॉस्फोरस का फर्स्ट कंपाउंड है। तो बेटा वीडियो को लाइक कर दो, बताया ना कैसे करनी है। सारी वीडियो लाइक हो जानी चाहिए और बेल आइकन जरूर दबा देना, एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं छूटना चाहिए।